आइए प्रिय छात्रों, आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और मैं आज आप करके लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो सेकंड सेम में आपका एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है उसका यह दूसरा लेसन है, ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इस लेसन को हम डीपली पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम मिलते रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और कोई कमी हो तो आप कमेंट में बताइएगा। और कुछ अन्य वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसी टॉपिक की वीडियो आपको लेकर आऊँगा। और तो ज़्यादा देर न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर की ओर और बात करते हैं कि जो हमारा बी फर्स्ट ईयर के अंदर जो लेसन है इन्वायरमेंट का सिलेबस कंपलसरी कर दिया गया है, तो आपको ये पढ़ना होगा। तो हम बात करते हैं कि कार्य यानी कि ऊर्जा क्या है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कोई भी चाहे इंसान है या मशीन है, उसे क्या है, मतलब ऊर्जा चाहिए। काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। जिस प्रकार आपका मोटरसाइकिल है, अगर उसके अंदर आप तेल नहीं डालेंगे तो वो मोटरसाइकिल भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार मनुष्य है, वो खाना नहीं खाएगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार जो जितने भी जैविक या अजैविक जो संसाधन यानी कि जो मशीन है या मनुष्य है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी को क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अलग अलग पदार्थ का प्रयोग करके मनुष्य क्या है, ऊर्जा मतलब जो अपनी ऊर्जा की कमी पूरा करता है और कार्य करता है। जिस प्रकार मनुष्य है वो खाना खाता है, रोटी खाता है, फल सब्जियां वगैरह खाता है। और जो मशीनें हैं वो फल सब्जियां नहीं खाती, वो क्या, मशीन क्या है, मशीन के अंदर तेल डलता है या बिजली से चलती हैं। तो अलग अलग जो मानवीय जो जीवित है या अजीवित हैं, उनमें क्या है कि उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उन्हें एनर्जी किस प्रकार से मिलती है, किस प्रकार की एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी ऊर्जा के स्रोत जो महंगे हैं सस्ते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हमारे शरीर का कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम भोजन मिलता है, जैसे जैसे जो हमें भोजन से मिलती है यानी कि एनर्जी हमें भोजन से मिलती है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, ऊर्जा की मांग बढ़ने लगी। औद्योगिकरण से पहले ऊर्जा की आपूर्ति मुख्यतः मांसपेशियों ऊर्जा पर निर्भर थी, लेकिन औद्योगिकरण के बाद ऊर्जा के संसाधनों का मांग बहुत बढ़ गई और मशीनों को चलाने में, यातायात में, कृषि में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होने लगा। हम देखते हैं कि पहले जो औद्योगिक विकास नहीं था, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आती है उसके बाद जो औद्योगिक विकास होता है और उद्योगों के अंदर जो मशीनें हैं वो आपको पता ही, या तो बिजली से चलती हैं या वो तेल से चलती हैं। तो इन मशीनों को ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें बनाई गई औद्योगिक विकास के कारण, और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की मांग होने लगी, तेल की मांग होने लगी, बिजली की मांग होने लगी। आज आप देखते हैं कि जो ऊर्जा यानी कि जो ऊर्जा के स्रोत में जिस प्रकार पेट्रोलियम का हम प्रयोग करते हैं, एक जीवाश्म ईंधन है, और ये इतना महंगा हो, आप देख रहे हैं कि आज वर्तमान में जो पेट्रोल है वो कितना महंगा हो, 100 रुपये लीटर हो चुका है, डीजल भी बहुत ऊंचा जा चुका है। तो ये मांग क्यों बढ़ रही है, ये इनके मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि मांग ज़्यादा बढ़ गई है और जो वस्तु कम उपलब्ध है। और इस प्रकार अगर इसके भाव बढ़ते रहे और ये क्या है, आने वाले टाइम में जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या है, जैसे कि सौर एनर्जी है, सौर प्लेट है या बिजली से चलने वाले वाहन है, उनका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। और आगे हम देखते हैं कि किसी भी देश के विकास की गति उसके ऊर्जा संसाधनों पर उपलब्धता पर परोक्ष रूप से निर्भर करती है। जनसंख्या बढ़ने और मनुष्य की विलासपूर्ण जीवन अपनाने के कारण ऊर्जा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। विश्व में ऊर्जा का खपत भी समान वितरण नहीं है। विकसित देशों में रहने वाले 30% जनसंख्या विश्व विश्व ऊर्जा का 80% उपयोग करते हैं। अकेले अमेरिका ही में ही, जहाँ विश्व की केवल 3% जनसंख्या रहती है, विश्व के कुल ऊर्जा का 25% उपयोग करती है। वहीं विकासशील और कम विकसित देशों में रहने वाले जो जनसंख्या है वो 70% जो जनसंख्या है, केवल 20% ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करती है। ऊर्जा खपत से हमें किसी भी देश के विकास दर का पता कर सकते हैं। यदि हम यह कह सकते हैं कि ऊर्जा खपत किसी भी देश के विकास का आईना है। विकसित देशों के में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत लगभग 300 गीगा जूल्स है। और आपको पता है कि जो ऊर्जा है वो जूल में मापा जाता है, तो ये 300 गीगा जूल है। और जबकि विकासशील और कम विकसित देशों में प्रति ऊर्जा व्यक्ति खपत 50 गीगा जूल्स
से भी कम है। तो इस प्रकार अलग अलग देशों के अंदर ऊर्जा के जो प्रयोग अलग अलग हैं, ये आपको दिखा रखे हैं चार्ट, पाई चार्ट जो दिखा रखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो ऊर्जा के स्रोत है, कहाँ कहाँ से ऊर्जा मिलती है। तो पेट्रोलियम से 38%, कोयले से 24%, और प्राकृतिक जो गैस है LPG CNG वगैरह उनसे 23.6%, और पन बिजली परियोजनाएं जो बांध बनाए गए उनसे जो बिजली उत्पादन की जाती है उनसे जो एनर्जी मिलती है वो 6.5% है। और ये विश्व के अंदर है और ये भारत का है। ये विश्व का डाटा है कि कौन सी एनर्जी का प्रयोग किया जाता है, और ये भारत का है। और परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है वो 6.4% है और अन्य 4% है। और यहाँ हम देखते हैं कि कोयला जो है वो 50.9%, और पेट्रोलियम जो भारत के अंदर प्रयोग किया जाता है वो 34.4% है, और प्राकृतिक गैस है 6.5%, पन बिजली 6.3%, और परमाणु ऊर्जा 1.7% और अन्य 0.2%। तो ये ऊर्जा के जो स्रोत है जो यूज किए जाते हैं वो परसेंटेज में पाई चार्ट के द्वारा आप भी ये चित्र बना करके आएँ ताकि आपके अच्छे नंबर आए। और आगे हम देखते हैं कि जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर एग्जाम के पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा के संसाधनों का जो वर्गीकरण है उनको देख लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, नवीकरण और अनवीकरण ऊर्जा संसाधन, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी कि रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल जो एनर्जी के जो स्रोत हैं, ये वे ऊर्जा संसाधन जिनका पुनः उत्पादन संभव होता है, ये प्रकृति में असीमित मात्रा में होते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जो एनर्जी के स्रोत आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद ये खत्म नहीं होती। जिस प्रकार आप देखते हैं कि सूर्य से जो रोशनी हमें लगातार मिलती रहेगी, लंबे टाइम तक, लाखों करोड़ों साल तक हमें मिलती रहेगी और मिलती आ रही है। पवन ऊर्जा है, पवन तेज गति से चलती जो पवन चलती है, जहाँ समुद्र के किनारे वहाँ पवन चक्कियाँ लगा करके है, टरबाइन घुमाए जाते हैं, बिजली पैदा की जाती है। जलीय ऊर्जा यानी कि बांध बना करके नदियों पर, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा जो आता है समुद्र में, उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है। और भूतापीय यानी कि पृथ्वी आपको पता है केंद्र से गर्म है, और जो गर्म चश्मे हैं वहाँ के हैं पाइपें डाल करके जो गर्म यानी कि जो भाप है, गर्म जल की जो भाप है या गर्मी है उसको निकाल दिया जाता है, उससे टरबाइन घुमाए जाते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी धरती पर उपलब्ध है। इसलिए नवीकरणीय जो संसाधन है ऊर्जा के, रेनवेबल यानी कि जो लंबे टाइम तक क्या है रहेंगे इस धरती पर। और अगर हम बात करते हैं कि अनवीकरणीय स्रोत क्या है, वो जिनको एक बार आपने प्रयोग कर लिया उनका आप दोबारा प्रयोग कर नहीं सकते। जिस प्रकार आपने अपने मोटरसाइकिल में 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया, तो एक बार प्रयोग कर दिया दोबारा का, और आपको दोबारा वही पेट्रोल 200 का और डलवाना पड़ेगा। या तो यानी कि एक बार आपने डलवा लिया तो लंबे समय तक चलता रहेगा। इसी प्रकार आपका जो कोयला है, कोयला एक बार जला दिया तो दोबारा का उसको आप जला नहीं सकते। प्राकृतिक गैस जो सिलेंडर LPG वगैरह आपको, तो वो क्या है, ये ऊर्जा के स्रोत कम मात्रा में उपलब्ध है, महंगे हैं। तो वे ऊर्जा के संसाधन जिनका निर्माण में प्रकृति को करोड़ों वर्ष लगे, और एक बार के प्रयोग के बाद दोबारा उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रकृति भी इनको शीघ्र पैदा नहीं कर सकती। उदाहरणतः कोयला, पेट्रोलियम। तो आपको पता है कि जो अंतिम कार्बोनिफरस युग में जो जितने भी मतलब इस धरती पर पेड़ पौधे जीव जंतु थे, वो क्या थे, नीचे दब गए, और बहुत ज़्यादा दाब के कारण और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण जो है वे जीवाश्म में बदल गए। और इस जीवाश्म में बदलने में उनमें बहुत लंबा समय लगा, करोड़ों सालों का समय लगा। तो ये जल्दी नहीं बने, इतनी जल्दी नहीं बने, बहुत लंबा टाइम लगा इन्हें बनाने में। परंपरागत स्रोत क्या है जो, और गैर परंपरागत स्रोत क्या है? वे ऊर्जा संसाधन जिनका प्रयोग हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, पन बिजली इत्यादि, यानी कि जो पहले की परंपरा में रही, यानी कि जब मनुष्य ने इस धरती पर आया था और जन्म लिया था, उसने कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम इनसे परिचित था, बिजली वगैरह से। और ये जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, ये बहुत बाद की तकनीक है। यानी कि जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने क्या किया, आविष्कार हुए, नए नए आविष्कार हुए, तो उसके बाद में इनका हम यूज करने लगे। जिस प्रकार सौर प्लेट आपको देख सकते हैं कि पहले नहीं थी। अगर 100-150 साल पहले बात करें तो सौर ऊर्जा का जो प्लेट वगैरह हमें कम देखने को मिलती थी, बहुत कम थी। ये अभी आई हैं, बाद में आई है इनके बाद में, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम है ये धरती के अंदर पहले से उपलब्ध थे, तो इनको खोद के निकालने का जो कार्य वो प्राचीन काल से ही हो रहा था। लेकिन ये जो गैर पारंपरिक स्रोत है जो पहले परंपरा में नहीं हुए, बाद में आए, आधुनिक युग के बाद, यानी कि जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद ये आए हैं, तो इसलिए गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। और इस प्रकार आप याद भी रख सकते हैं कि इनको इस प्रकार रिलेशन है, इस प्रकार आप देखिएगा इनका रिलेशन है कि जो गैर पारंपरिक स्रोत है वह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, और जो परंपरागत स्रोत है ना,
वो क्या है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। इस प्रकार आप रिलेट करके इनको अच्छे तरीके से याद रखें। आगे हम देखते हैं कि व्यावसायिक और अव्यावसायिक कौन से हैं ऊर्जा के स्रोत हैं। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको देख लेते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों में हम बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, उदाहरणतः कोयला, पेट्रोलियम, पन बिजली, नाभ की ऊर्जा इत्यादि, यानी कि जिनको ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। कोयला इस प्रकार देखते हैं कि पहले जो रेलें आई थी वो कोयले से चलती थी। पेट्रोलियम आज देखते हैं, डीजल, पेट्रोल, आज कितनी करोड़ों साधन इस दुनिया में चल रहे हैं, यातायात के जो साधन हैं उसके अंदर पेट्रोल का यूज़ किया जा रहा है। पन बिजली यानी कि बांध बना करके जो बिजली पैदा की जा रही है भारत में, तो ये बहुत बड़ा लेवल पर है। और नाभ की ऊर्जा से जो बिजली, नाभ की ऊर्जा संयंत्र है जिस प्रकार की महाराष्ट्र में है, और गुजरात में काकरपाड़ा और नरोरा उत्तर प्रदेश, इस प्रकार अलग अलग राज्यों में जो नाभ की ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। और वर्तमान में आपके जो फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में भी नाभ की ऊर्जा संयंत्र जो है वो उसका बनाने का जो काम बहुत चल रहा है। और जो आपके स्रोत हैं, यानी कि जिनका व्यवसाय में आपका प्रयोग कम करते हैं, व्यावसायिक जो स्रोत हैं उनको हम देख लेते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग अभी छोटे पैमाने पर होता है, जैसे गोबर, कृषि व्यर्थ पदार्थ इत्यादि, यानी कि जो गोबर की खाद है इनका जो प्रयोग इतने बड़े लेवल पर नहीं होता, कम लेवल पर ही होता है। जो कृषि के व्यर्थ पदार्थ है, कृषि जिस पर धान के खेत से पराली वगैरह और गेहूँ की तूड़ी, जो गेहूँ के बाद जो निकालने का जो तूड़ी बचती है उसका जो प्रयोग है वो मतलब थोड़े लेवल पर ही हो रहा है। तो ये अव्यावसायिक स्रोत हैं। आगे हम देख लेते हैं कि जो किन ऊर्जा के नवीकरणीय जो स्रोत हमने पढ़े थे, यानी कि जो इस धरती पर लंबे टाइम तक रहेंगे, तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि स्रोत को। इससे क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा भी 2 या 3 क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं। इससे 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपका, 6 नंबर में, 8 नंबर में या 12 नंबर में भी। तो पन बिजली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, लहर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हम सभी को इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पन बिजली परियोजना किस प्रकार आप देखेंगे, और कि पन बिजली परियोजना की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पन बिजली बहते हुए जल पानी से प्राप्त हो की जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो बांध, जितने भी बांध बनाए गए हैं, डैम बनाए गए हैं, उनसे क्या है, पन बिजली परियोजना उत्पन्न की जाती है। जिस प्रकार देखते हैं कि क्या है, बांध क्या काम करता है। बांध जिस प्रकार यहाँ बांध बना दिया तो ये ऊंचाई पर होगा बांध, और नीचे क्या है, पाइप लगा दी, पाइप द्वारा जो पानी यहाँ नीचे लाया जाता है, बड़ी बड़ी पाइपों के द्वारा पानी यहाँ लाया जाता है। तो जैसे ही यहाँ से पानी छोड़ते हैं तो पानी पूरी स्पीड से आता है ऊंचाई के साथ, और यहाँ क्या है, पास में इसके जो टरबाइन लगा दिया जाता है, यानी कि जो पंखुड़ियाँ, यानी कि इसके अंदर जो है ताड़ी जैसी वगैरह होती हैं, और जैसे ही इन पर पानी पड़ता है तो पानी की दबाव के कारण ये क्या घूम जाती है और धीरे धीरे इस प्रकार घूमने लग जाती है, और ये टरबाइन लगाया जाता है, यानी कि जिसे हम जनरेटर कहते हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं कि जो जनरेटर है, मेन काम जो बिजली उत्पादन में क्या, जनरेटर को घुमाना होता है। जिस प्रकार आप जनरेटर ले आते हैं ब्याह शादियों में, तो उस जनरेटर के अंदर क्या होता है कि जो इंजन है वो क्या करता है, उस जनरेटर की जो धुरी है उसको घुमाने का कार्य करता है बहुत ज़्यादा स्पीड पे। और ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान इसको पकड़ के लंबे टाइम तक घुमा सकेगा, और काफ़ी स्पीड की ज़रूरत होती है। तो टरबाइन को मतलब मेन मकसद होता है कि जो आपका जनरेटर है उसकी धुरी को घुमाना। जैसे ही धुरी को घुमाया जाता है तो क्या बिजली पैदा होती है। 10th क्लास में आपने जनरेटर, AC और DC, 2 प्रकार के जो आपके जनरेटर होते हैं, AC जनरेटर और DC जनरेटर। DC यानी कि AC जो धारा के जो जनरेटर होते हैं वो क्या है, जो वो इनकी जो लाइट है ना वो दूर तक ले जाई जा सकती है। लेकिन जो DC धारा के जो जनित्र या जनित्र, जिन्हें हिंदी में जनित्र कहते हैं और इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं, तो इनके जो DC धारा का जो भी मतलब बिजली बनाई जाती है वो लंबे दूरी तक नहीं जाई जा सकती। जिस प्रकार आप देखते हैं कि आपके जो ट्रैक्टर है या ट्रक है उनके अंदर जो बिजली पैदा करने के लिए वो DC धारा के जनित्र ही लगाए जाते हैं, यानी कि जनरेटर लगाए जाते हैं। जैसे कि आपका जो मोटरसाइकिल का, गाड़ी का या इंजन घूमता है तो उसके साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। वो जनरेटर क्या करता है, जैसे मोटरसाइकिल चलता है, ट्रैक्टर चलता है, तो वो जनरेटर घूमता है और वो बिजली बनाता है, और वो बिजली कहाँ जाती है, सीधे जो ट्रैक्टर या ट्रक की जो बैटरी होती है उसमें जाकर के स्टोरेज हो जाती है। तभी कहते हैं कि कोई साधन लंबे समय तक मान ली खड़ा है और उसको नहीं चलाया गया तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, क्योंकि नहीं चलाया गया तो इंजन नहीं चला तो उसका जनरेटर नहीं चला, जनरेटर नहीं चला तो बिजली पैदा होगी कैसे और वो बैटरी में जाएगी कैसे। तो इस प्रकार जो जनरेटर है, आप देखते हैं कि जनरेटर को जो धुरी को घुमाने का काम है वो
किया जाता है। वो किसी प्रकार से भी घुमा सकते हैं, वो पानी से घुमा सकते हैं, वायु से घुमा सकते हैं, ऊष्मा से घुमा सकते हैं, किसी भी प्रकार से घुमाना होता है तो उससे ही बिजली पैदा होती है। और आगे हम देख लेते हैं जो इस प्रकार तो टरबाइन आपका जो पानी है यहाँ से आता है स्पीड से, और पंखुड़ी घूम जाएगी और पंखुड़ी सा ये जो किसी जनरेटर से जोड़ दी जाती है, और जैसे ही ये घूमेगा तो यहाँ से बिजली पैदा होगी और इसी तार के द्वारा क्या है बिजली आगे सप्लाई कर दी जाती है। ये कोई छोटा मोटा जनरेटर नहीं होता, इस प्रकार बहुत बड़ा जनरेटर और बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार जनरेटर लगाए हुए होते हैं। बहुत बड़े बड़े जनरेटर होते हैं जो आप ब्याह शादियों में लाते हैं जनरेटर, वो इंजन वाले, उससे भी बहुत बड़े आकार के होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली पैदा करते हैं। तो पन बिजली बहते हुए पानी से प्राप्त की जाती है। इस तकनीक में गतिशील पानी टरबाइन से टकराता है और ये घूमने लगते हैं और इन टरबाइनों से जनरेटर जुड़े होते हैं जिससे बिजली पैदा होती है। विश्व में कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 25% पन बिजली से प्राप्त होता है। यह ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त और सस्ता है। भारत में सर्वप्रथम पन बिजली ऊर्जा संयंत्र जो है 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। दार्जिलिंग जो आपका अरुणाचल प्रदेश साइड में पड़ता है, तो दार्जिलिंग में यहाँ स्थापित किया गया था सबसे पहले ये, क्योंकि पर्वतीय इलाका है वहाँ ये स्थापित किया गया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो पवन ऊर्जा है, आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर बहुत सारे जो बड़े बड़ी ताड़ियाँ से लगे हुए पंखे आपने देखे होंगे बहुत ऊंचे ऊंचे, वही क्या है पवन ऊर्जा, यानी कि वो पवन चक्कियाँ होती हैं। और जिस प्रकार ये पवन चक्की आपको दिखा रखी है, क्या है ये जनरेटर है, ये जनरेटर यहाँ स्थापित कर रखा है और इसकी पंखड़ियाँ लगा दी जाती हैं, और जिस प्रकार पंखड़ियाँ घूमेंगी तो उसके बाद क्या है बिजली उत्पन्न होगी। और इसको हम चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं, जिस प्रकार दिखा रखा है कि पवन चक्की विद्युत जो उत्पादक इस प्रकार किया जाता है। तो बहते हुई हवा को वायु पवन कहते हैं और हवा की गति मुख्यतः सूर्य के ऊपर निर्भर करती है। हवा की गति से पवन चक्कियाँ चलाई जाती हैं और जनरेटर से जुड़ी होती है और बिजली पैदा होती है। और मतलब ये पवन चक्कियाँ हैं आप कहीं हर कहीं नहीं लगा सकते, जहाँ जो पवन की रफ्तार है, यानी कि जहाँ ज़्यादा अक्सर आप देखते हैं जो समुद्र के किनारे है वहाँ क्या है ज़्यादा पवन जो हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इनकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए, वहीं इनको स्थापित किया जा सकता है। इनकी समुद्र के किनारे वहाँ पवन ज़्यादा स्पीड होती है तो वहाँ इनको स्थापित किया जाता है। पवन ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। पवन ऊर्जा उत्पादन में सर्वप्रथम पवन चक्कियों का प्रयोग सन 1930 में हुआ। तो ये 1930 में इसका आविष्कार होता है। तो बच्चे भी आपने देखे होंगे जो फिरकी वगैरह लेके घूमते हैं, जैसे कि हवा चलती है तो वो अपने हाथ में लेकर घूमते हैं और हवा के दाम से वो क्या है वो पंखी सी वो क्या घूमने लग जाती है। इस प्रकार आपने बचपन में ही देखे होगी, इस प्रकार जो ताड़ी सी लगी होती हैं इस प्रकार से, तो वो क्या है घूमने लग जाती है हवा के दाब में। इसी प्रकार ये बहुत बड़ी मात्रा में इनकी पंखड़ियाँ लगा दी जाती है और ये इतनी स्पीड से नहीं घूमती, लेकिन धीरे धीरे घूमती है, लेकिन उसके धीरे धीरे घूमने से भी क्या है बिजली पैदा हो जाती है। और तो इस प्रकार पवन ऊर्जा को आपने देख लिया। और गुजरात के जो लांबा में एक पवन ऊर्जा क्षेत्र स्थापित किया गया है जो एशिया का सबसे बड़ा पवन चक्की क्षेत्र है। ये आप 1 नंबर के लिए याद रखिएगा कि इसके करीब 28 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पवन ऊर्जा की अनुमति क्षमता जो करीबन जो है 20,000 मेगावाट है, और लेकिन अब तक सिर्फ हमें क्या है 1025 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन ही कर रहे हैं। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त, पर्यावरणीय मित्र, व्यर्थ पदार्थ मुक्त और सस्ता है, लेकिन इसके उत्पादन के लिए किसी ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता होती है जहां हवाएं लगातार बहती रहे, यानी कि जहां जो हवा है वो लगातार बहती रहे। ऐसा नहीं हो कि एक बार आंधी आई, जिस प्रकार आपके जो मैदानी इलाके हैं हरियाणा पंजाब वहाँ इसको स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ जो पवन है इतनी तेज़ी से नहीं चलती। और उसके बाद में आपका ज्वारीय ऊर्जा, तो जिस प्रकार आपको दिखा रखे ज्वारीय ऊर्जा है, आपको रिलेशन पता है कि जो समुद्र में आता है ज्वार भाटा, यानी कि ज्वार भाटा, ज्वार का मतलब होता है ज्वार भाटा। तो आप उस ज्वार का मतलब नहीं समझिएगा, जो फसल वाली जो ज्वार है चारे के रूप में जो ज्वार यूज की जाती है वो ज्वार नहीं है, ज्वार भाटा। यानी कि ज्वार का मतलब है कि समुद्र के अंदर लहर का ऊपर उठना और भाटा का मतलब है कि नीचे गिरना।
और जैसे कि आप देखते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो जो सूर्य के और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हमारे जो पृथ्वी के अंदर जो समुद्र के अंदर जो पानी है वो एक बार क्या है ऊपर उठता है और फिर एकदम नीचे गिरता है। तो उससे क्या है वो ऊंचे उठने से और नीचे उठने से क्या समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। और इन ज्वार भाटा का जो यूज़ ज्वार भाटा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस किस प्रकार यूज किया जाता है चित्र में दिखा रखा है। जैसे कि आपने देखा कि समुद्र का लेवल एकदम क्या है नीचे, जिस प्रकार ये देखिएगा कि जो समुद्र का जो जल है वो ऊपर उठा है एकदम, और यहाँ जो बांध इस प्रकार लगा करके दीवार लगा करके पास में यानी कि समुद्र के या दीवार में, और इस प्रकार टरबाइन यहाँ लगा दिया। और जैसे ही मतलब समुद्र का जल ऊपर उठेगा तो वो क्या है यहाँ प्रवेश कर जाएगा, एकदम इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। और उसके बाद में जब प्रवेश कर जाएगा तो इस तरफ घूम जाएगा, और जैसे जो समुद्र का जो लेवल है एकदम नीचे आएगा तो वो क्या है ये पानी वापस इधर की ओर आएगा। तो इस प्रकार ये टरबाइन है एक प्रकार से घूम जाएगा, और इस प्रकार ऊंचा और नीचा होने से जो टरबाइन है क्या है वो दाब के कारण घूम जाएगा, और टरबाइन घूम जाएगी तो बिजली बन जाएगी। ये चित्र आप बना करके वहाँ सकते हैं, आपको अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो महासागरीय तापीय ऊर्जा सूर्य की किरणों के कारण समुद्र की ऊपरी सतह का तापमान बढ़ जाता है, जबकि गहराई में पानी का तापमान कम होता है। आपको पता है कि जो पानी है वो जल्दी से गर्म नहीं होता और जल्दी से ठंडा नहीं होता, यानी कि लंबा टाइम लेता है गर्म होने में और ठंडा होने में भी। तो जो ऊपर का जो जल है यानी कि समुद्र बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, पृथ्वी का जो 70% क्या है जो 70% जो क्या है जल है, यानी कि समुद्र का जो एरिया है स्थल पार्ट 30% ही है लगभग। तो इतने बड़े पार्ट है तो वहाँ जो सूर्य की ऊष्मा भी ज़्यादा आती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश वहाँ पड़ता है समुद्र के ऊपरी जल पर, ऊपरी सतह पर। तो ऊपरी सतह तो गर्म हो जाती है, लेकिन नीचे गहराई तक जो जल क्या है वो ठंडा आ जाता है। इसके कारण जो ताप में अंतर आ जाता है, और ताप के अंदर अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर क्या है, जिस प्रकार ये जनरेटर आपका लगा रखा है, ये जनरेटर ये दिखा रखा है जो अमोनिया टरबाइन वाष्पीकरण पंप, ये संघनन ये दिखा रखा है आपको। इस चित्र से आप देख सकते हैं कि ये टरबाइन है, यहाँ टरबाइन है और ये जनरेटर है आपका। और जैसे कि अमोनिया यानी कि वाष्पीकरण होता है, यानी कि गर्म पानी वाष्प में तब्दील हो जाता है, वाष्प में तब्दील हो जाता है, और वो किस प्रकार भाप, ये भाप यहाँ से चलेगी यानी कि गर्म होकर के भाप बन गया, और गर्म भाप क्या करेगी ये यहाँ टकराएगी इस टरबाइन से, और टरबाइन से क्या है घूम जाएगा, और घूमने से क्या है जो ये जनरेटर घूम जाएगा और इसकी बिजली बन जाएगी। अमोनिया ठंडा पानी द्रव में तब्दील हो जाता है। तो ये आपका ज्वारीय ऊर्जा जो आपका महासागरीय तापीय ऊर्जा का जो था, और इसके लिए कितनी जो होना चाहिए जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। कि 100,000 मीटर की गहराई पर कम से कम 20 सेल्सियस अधिक होना चाहिए समुद्र के इसकी ऊपरी सतह से अमोनिया द्रव डाला जाता है, और जो गर्मी के कारण वाष्प में बदल जाता है। यानी कि इसके अंदर ऐसे नहीं है उत्पन्न की जाती है, इसके अंदर अमोनिया द्रव भी जो समुद्र के अंदर डाला जाता है और गर्मी के कारण वाष्प में बदल जाता है, जिससे टरबाइन चलता है और बिजली पैदा होती है। समुद्र की गहराई से ठंडे पानी के पंपों में खींचकर अमोनिया फिर उससे द्रव्य में तब्दील किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग चलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। कि पृथ्वी आपको पता है कि जो अंदर से बिल्कुल आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगी, पृथ्वी भी जो अंदर से बिल्कुल क्या है आग का गोला है, यानी कि पृथ्वी अंदर से गर्म है, गर्म लावा है अंदर, और वो गर्म लावा है वो दरारों से होता है, वो बाहर भी आता है जैसे ज्वालामुखी फटता है। तो वो उससे आप प्रमाण है कि पृथ्वी के अंदर केंद्र में बिल्कुल आग है। जिस प्रकार आपके चूल्हे के अंदर आग होती है उस प्रकार पृथ्वी के अंदर में बिल्कुल क्या आग है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भूतापीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी पृथ्वी के भीतर की ऊष्मा का उपयोग एक ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है, इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र का तापमान आपको पता ही है, जिस प्रकार आपकी पृथ्वी है और ये आपकी ऊपरी सतह है, और पृथ्वी के केंद्र में बिल्कुल सेंटर पॉइंट में जो तापमान है वो 6000 सेल्सियस है। और इस प्रकार इतना जो तापमान होना, तो इतने तापमान पर कोई भी जो पदार्थ है वो क्या है ठोस अवस्था में तो रह नहीं सकता, वो बिल्कुल क्या गैसीय अवस्था में या लिक्विड फॉर्म में होगा। और यह गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती है, और ये इस गर्मी से पानी के चश्मे निकलते हैं और इसमें बिजली उत्पन्न करते हैं। और इस प्रणाली के तहत हम ठंडा पानी नीचे पंप करते हैं, और जब पृथ्वी के नीचे यह गर्मी चट्टानों में टकराती है तो यह पानी भाप में तब्दील हो जाता है, और यह वाष्प ऊर्जा जमीन से छिद्र करके ऊपरी सतह पर लाई जाती है, जिससे टरबाइन चलते हैं और बिजली उत्पन्न होती है। यानी कि आप देखा है कि गर्म पानी है, जब ये गर्म क्षेत्र है, यहाँ गर्म क्षेत्र है तो यहाँ के खोद करके क्या पाइप डाल दी जाती है,
और यहाँ गर्मी क्षेत्र है तो गर्म जो गर्मी होगी वो पाइप के द्वारा ऊपर चली जाएगी, और जिस प्रकार ठंडी जो वाष्प है और यहाँ से ठंडा पानी नीचे जो है वो डाल दिया जाता है, यानी कि ठंडा पानी भी डाल दिया जाता है ताकि पानी जो है मतलब वो जो नीचे गर्म क्षेत्र है, यानी गर्म क्षेत्र को भाप भाप निकालेगी, इस प्रकार जाती है। जिस प्रकार यहाँ से देखिए गर्म पानी, ये गर्म पानी दिखा रखा है आपको, यानी कि जो गर्म पानी का जो स्रोत है यहाँ से ठंडा पानी डाल दिया जाता है ताकि जो क्षेत्र है वो ऊपर आ जाए, यानी कि ये ठंडा पानी का स्रोत दिखा रखा है, यहाँ से ठंडा पानी भी डाला जाता है, ऊपर गर्म पानी निकलता है। मान लीजिए यह क्षेत्र बहुत गर्म है, जिस प्रकार मिट्टी यहाँ की गर्म होती है और यहाँ से ठंडा पानी डाला जाएगा, और गर्म क्षेत्र के संपर्क में आते ही पानी क्या है गर्म हो जाए, गर्म होकर क्या भाप उत्पन्न हो जाएगी, और भाप से क्या है ऊपर जो टरबाइन लगे वो टरबाइन घूम जाएंगे। सौर ऊर्जा आप देखते हैं कि सौर प्लेट जो आपको देखते हैं आप घरों के अंदर, और आज वर्तमान में जो ट्यूबवेल वगैरह चलाने के लिए जो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, तो सौर ऊर्जा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं, जो सूर्य से हमें प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा के मूलभूत स्रोत है और सूर्य में ऊर्जा नाभ के संलयन से बनती है और प्रकाश के ताप के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम दो प्रकार विधियों से कर सकते हैं, तापीय विधि द्वारा, इसमें तापीय सौर ऊर्जा प्रभावित होती है, यानी कि सौर कुकर और सौर भट्ठी। ये सौर कुकर की संरचना किस प्रकार हो सकती है आपको देखेंगे। ये जो सौर कुकर आपको बहुत कम ही देखा हो, लेकिन वर्तमान ये आता है सौर कुकर, आपने देखा हो। ये क्या होता है, ये एक डब्बा होता है, बंद डब्बा, और इसके यहाँ क्या दर्पण लगा होता है, यहाँ दर्पण लगा होता है, और यहाँ ये जो डब्बा होता है इसके अंदर जो खाना वगैरह रख दिया जाता है, जो पकाना होता है, गर्म करना होता है, और ऊपर एक जो यानी कि सफ़ेद जो कांच की शीट वो लगा दी जाती है, और जैसे ही सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणें क्या है इस शीशे पर पड़ती है, यानी कि दर्पण जो समतल दर्पण जो अपने घर में होता है उसी प्रकार का दर्पण लगा होता है, और दर्पण से जो एनर्जी क्या इस बॉक्स के अंदर चली जाती है, और इस बॉक्स के अंदर क्या काले रंग दिया जाता है। आपको पता है कि जो ब्लैक रंग होता है वो क्या ऊष्मा का जो ऊष्मा रोधी होता है, यानी कि ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता, ऊष्मा को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और जिसके कारण क्या है ये इस बॉक्स का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सूर्य के प्रकाश से, और यहाँ जो खाना रखा है वो गर्म हो जाता है। और काला धाविक डिब्बा, तो इस प्रकार ताप किरण में